साथियों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान में अपन 7वां पाठ ले रहे हैं। आज आगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें कल अपन ने बातचीत की थी वनों उन्मूलन के बारे में कि वनों का विनाश किस प्रकार से होता है, किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से कारण है जो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। वनों के विनाश से हमारी जैव संपदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैव मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव पुरुष का क्या प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता पर किस प्रकार से उसका प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में कल अपन ने चर्चाएं की थी। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। या अपन एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि जैव विविधता, क्योंकि इसी चीज को अपन जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात वन्य प्राणियों वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी क्यों है, इसके ऊपर अपन आज चर्चाएं करेंगे। तो जैव विविधता का या वन्य प्राणियों का वन्य जीवों का वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिगड़ जाएगा। तो पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने का मतलब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर करता है। तो वन भी यानी पेड़ पौधे भी जीव है, तो जंतु भी क्या है, जीव है। तो इसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है, हम सबका यह कर्तव्य है कि इनका संरक्षण किया जाए। तो हम जब सब मिलेंगे, सब मिलकर वन और वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। तो सभी को मिलकर जो वनों का जो क्षरण हो रहा है, क्षरण का मतलब होता है इनका जो विनाश हो रहा है, या वन्य जीवों का जो विनाश हो रहा है, वन्य प्राणियों की जातियों पर जो संकट आया हुआ है, जातियां विलुप्त हो रही है, जातियां विलुप्त हो चुकी है या आगे उनको बनाए रखना है, तो इन सब के लिए हम सबको मिलकर इस जैव विविधता को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाना होगा और उपयुक्त विधियों के माध्यम से हम सब मिलकर इनका संरक्षण कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति अकेला इसका संरक्षण नहीं कर सकता। इसका मतलब हम सबको मिलकर समाज के लोगों में जागृति लानी होगी। जन जागृति के माध्यम से, जन जागृति के द्वारा लोगों को वनों के महत्व को बताया जाए, वन्य जीवों के महत्व को बताया जाए, तो जैव विविधता के महत्व को उनके बारे में उनको बताया जाए, जिससे कि सब लोग इस चीज को भली भांति समझ सके और सब मिलकर समाज के जो है सब लोग मिलकर इस कार्य को अपन संपन्न कर सकते हैं। कोई अकेला व्यक्ति इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, गवर्नमेंट कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, परंतु उनकी पालना जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति बराबर नहीं कर पाता, तब तक इन चीजों का संरक्षण संभव नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने नियम बना दिए, जैसे मान लीजिए अरावली परियोजना चली राजस्थान में, आपने अरावली परियोजना का नाम सुना होगा कि अरावली परियोजना में क्या किया गया कि बंजर जमीन जो थी वहां पे पेड़ पौधे लगाए गए, वहां पे गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारी भी छोड़े, है ना, उनकी तारबंदी की गई, मेड़बंदी की गई। जैसे बंजर जमीन जहाँ पे थे गाँव के अंदर, जैसे जो काफी गोचर की जमीन है, जैसे तड़ाइयां है, इस प्रकार की चीजें जो बंजर जमीन में थे उनके चारों तरफ दीवार का मतलब जैसे मिट्टी की दीवार जिसको खाई बोलते अपनी भाषा में, वो बना के या तारबंदी के माध्यम से सुरक्षित किया गया और उसमें बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे, असंख्य पेड़ पौधे लगाए गए। लगाने के पश्चात गवर्नमेंट ने 5-7 साल तक रक्षा की, उसके पानी पिलाया उन पौधों को, कर्मचारियों ने वहां पे वन विभाग के कर्मचारियों ने काम किया और बाद में ग्राम पंचायतों के अधीन उस भाग को दे दिया। तो उसके पीछे उद्देश्य था कि इसकी जो कटक छंगाई होती है उससे लकड़ी प्राप्त होगी, लोग ईंधन के लिए यूज में ले सकेंगे। वो जो नीचे का भाग जमीनी भाग है, बरसात के मौसम में घास फूस उगते हैं, लोग वहां पे अपने पशुओं को चरा सकते हैं। केवल पौधों को काटना नहीं है वहां पे, बाकी अपन उसे आवश्यक चीजें ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था थी गवर्नमेंट की, परंतु लोगों ने क्या किया, जैसे किसी को लकड़ी चाहिए
तो लकड़ी अपने खेत में से नहीं काट रहा है, वो कहां से काट के ला रहा है, उस बीड़ में से काट के ला रहा है। इस प्रकार से करते करते वो बीड़ क्या हो गए, साफ हो गए और केवल ठूंठ बच गए पौधों के। और ठूंठों को भी लोगों ने क्या किया, बाद में रात को ले लेके उनको भी चले गए, ईंधन के रूप में काम ले लिया। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट के प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने ध्यान नहीं रखा उस चीज का, तो लोगों ने क्या अंदर अंदर से काटना शुरू किया। बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा, परंतु अंदर से सफाई होती गई और एक समय ऐसा आया जब पूरा का पूरा सामान्य चौपट हो गया। इसका मतलब योजना लगभग फेल सी होगी। तो गवर्नमेंट अपनी योजनाएं चलाती है, उस योजना का क्रियान्वयन भी गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, परंतु समाज के लोगों द्वारा साझेदारी नहीं की जाती है, समाज के लोगों द्वारा योगदान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाती। इसी प्रकार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी चलाया जाता है, उसके अंतर्गत भी अपन जैव विविधता को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाने का काम कर सकते हैं। तो समाज के लोगों द्वारा समाज के हित में वृक्षारोपण किया जाता है वहां पे, और उससे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे यदि वनों की संख्या बढ़ेगी तो वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जीवों को उनके आवास स्थल मिलेंगे, और आवास स्थल मिलेंगे तो उनके रहने की जो है व्यवस्था अच्छी तरह से होगी, तो अपने आप ही उनकी संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब जैव विविधता बनी हुई रहेगी। परंतु समाज के लोग जब पूर्ण रूप से जागृत नहीं होंगे, पूर्ण रूप से अपना योगदान नहीं देंगे, तो उसके बिना इस प्रकार के क्रियाकलाप है वो आगे जो है सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसका मतलब वन्य जीवों का संरक्षण, वनों का संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण है वो जन जागृति के माध्यम से, लोगों के सहयोग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो अपन जैसे कहते हैं कि संरक्षण है क्या चीज है, तो संरक्षण का मतलब है उनको एक प्रकार से जो विलुप्त जो जातियां और या संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनको या वन्य प्राणियों को या उनकी जातियों को बचाने का प्रयास है। उनको बचाने के लिए जो अपन जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो क्या कहलाएगा, उसका संरक्षण कहलाएगा। तो कई राष्ट्रीय यानी कई राष्ट्रीय सभी देशों में ये काम होता है, कई अंतर्राष्ट्रीय, कई राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसके लिए कार्य करिए, संस्थाओं द्वारा इसके लिए कार्य किया जा रहा है, वो मिलकर इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश करे। इसी प्रकार इसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट द्वारा भी नियम कायदे बनाए जाते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट द्वारा भी इसके लिए प्रयास होता है। तो हमारे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें भी इस प्रकार के कई इनकी सुरक्षा के लिए या इनके संरक्षण के लिए कई नियम कानून और नीतियां बनाते हैं। उन नीतियों को लागू करके इनका अपन संरक्षण कर सकते हैं। तो हमें हमारी सरकारों द्वारा पर्यावरण और जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए हमारी सरकारों द्वारा या हमारे जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी जिसके द्वारा भी नियम बनाया जा रहा है, तो सरकारों द्वारा पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए जो नियम है, जो कानून है या जो नीतियां हैं, उनका पालन करना जरूरी है। उनके पालन के बिना वन संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण संभव नहीं है। इसके लिए जन जागरण जरूरी है, लोगों में जागृति लानी जरूरी है कि वन हमारे इस प्रकार से लाभदायक है, वन्य जीवों से हमें ये फायदे होते हैं, इनके बिना कुछ संभव नहीं है। कहने का मतलब जैव विविधता रहेगी तो ही हम सबका फायदा है, वरना मनुष्य के लिए सब चीजें क्या होगी, आगे जाके नुकसानदायक होगी। क्योंकि जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव का भोजन ही दूसरा जीव होता है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जैव विविधता पर डिपेंड करता है। यदि एक कड़ी नष्ट होती है, एक कड़ी टूट जाती है, जैसे मान लीजिए घास है, घास को मान लीजिए चूहा खा रहा है, चूहे को मान लीजिए सर्प खा रहा है, सर्प को मान लीजिए बाज खा रहा है। यदि आपने यहाँ पे चूह को हटा दिया, इसका मतलब सांप है वो घास खा नहीं सकता, सांप घास है नहीं खा सकता, वो मांसाहारी है। इसका मतलब उसको भोजन क्या चाहिए, चूहे या उसके साथी चाहिए। यानी ये तो हो गया उत्पादक, ये उत्पादक हो गया, ये शाकाहारी हो गया, ये हो गया मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी हो गया। तो इसका मतलब इस मांसाहारी को भोजन के रूप में शाकाहारी चाहिए। तो शाकाहारी यदि कड़ी अपन ने तोड़ दी, इसका मतलब एक कड़ी टूटी, यानी एक जीव यहाँ पे गायब हुआ, तो उस पर आश्रित ये दूसरा जीव भी क्या हो गया, गायब हो जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लो एक बाग है, चाय का बाग है, चाय के बागान में से आपने सांपों को हटा दिया, सपोज कीजिए सांप गायब कर दिया आपने। सांप जब गायब करेंगे तो चूहों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चूहे क्या करेंगे, बाग को खोद देंगे पूरे को। इसका मतलब एक नष्ट हुआ तो भी गड़बड़ हो रही है,
और ये नष्ट हुआ तो भी क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। तो ये जो तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब इसकी सभी कड़ियां सलामत रहे। इसका मतलब वन्य और वन में पाए जाने वाले जो प्राणी है, वन्य जीव है, उनको नीतियों के द्वारा, उनको लोगों को जनजागृति के माध्यम से, कानून के द्वारा, सरकार के जो नियम कायदे, उन सब के माध्यम से तो अपन सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, परंतु ये सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए अपना योगदान नहीं देगा। इसका मतलब सबके द्वारा यदि योगदान दिया जाएगा तो ये कार्य क्या होंगे, संपन्न हो पाएंगे। तो वनस्पति जात है या प्राणी जात है आदि की सुरक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कुछ अपने हिसाब से कुछ जो है नियम कायदे बनाए हैं। उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कई क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिसको अपन जैसे अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, अभ्यारण्य, या राष्ट्रीय उद्यानों के नाम से जानते हैं, या अपन कह सकते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है उसके रूप में, या चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है, या वनस्पति उद्यान बोटेनिकल पार्क बनाया गया है। तो इनके पीछे उद्देश्य क्या है, जैव विविधता बनाए रखना या वन और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य ही किया जा रहा है। तो इसके लिए यानी यहाँ पे जो वनस्पति उद्यान आदि है वो पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित स्थानों के रूप में चुने गए हैं। तो इन स्थानों पर संरक्षण तभी होगा जब इन पर प्रतिबंध लगेंगे, कुछ चीजों पे प्रतिबंध होगा। तो इन आरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण है ना, इसके अलावा आगे चारागाह के रूप में, इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के हिसाब से वहां पे खेती नहीं हो सकती, वृक्षों की आप कटाई नहीं कर सकते, शिकार वहां पे नहीं कर सकते। इसी प्रकार वहां पे एक प्रकार से इन स्थलों पर जो है अपन शिकार भी नहीं कर सकते, या शिकार के लिए किसी पशु या किसी जानवर को आप नहीं मार सकते, या अपने हिसाब से खाल प्राप्त करने के लिए इनका आप शिकार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इन पर प्रतिबंध होता है, और उन प्रतिबंधों के माध्यम से ही इन क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी में लिया जा सकता है। तो वन और वन्य जीव, जो भी वन्य जीव है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रकार से जो है आरक्षित क्षेत्र ये घोषित किए गए, जिनके द्वारा अपन इन वन्य प्राणियों को या जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपके अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य एक प्रकार का क्षेत्र है जहां पर जंतु और उसके आवास में किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखा जाए। विक्षोभ का मतलब है उनका वहां पे नुकसान नहीं हो, जैसे शिकार नहीं हो, यानी एक प्रकार से संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें वन्य जीवों का शिकार और उनका आखेट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। यानी आप शिकार नहीं कर सकते वहां पे। आखेट का मतलब मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन की क्रियाएं भी उनके साथ में आप नहीं कर सकते। इनमें किसी निजी संस्था के द्वारा भी कोई कार्य संपन्न नहीं होता, अर्थात निजी संस्थाओं का प्रवेश लगभग वर्जित है। तो उनके प्रवेश की अनुमति उन संस्थाओं को तभी मिलती है जब उनके द्वारा किए गए कार्यकलाप या क्रियाकलाप, जो भी वो कार्य करे, वो इन वन्य प्राणियों पर, वन्य जीवों पर या वनों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो। यदि उनके क्रियाकलापों से, यानी जो भी निजी संस्था जो भी वहां पर कुछ काम कर रही है, जैसे मान लो कोई फिल्म बनाने वाले सपोज कीजिए, वन्य जीवों पर फिल्म बना रहे सपोज कीजिए, तो उनको वहां पे जाने की अनुमति होगी, गवर्नमेंट से अनुमति मिल जाएगी मान लीजिए उनको, परंतु वो अनुमति तभी तक बनी रहेगी यदि कोई केस ऐसा आ गया कि इस कारण से ये जानवर मर गया, या इन्होंने जो बनाने वाले थे इन्होंने इस प्रकार से इसका शिकार कर दिया, या इसके कारण से इस वनों को इस प्रकार का नुकसान पहुंचा, तो उस पर गवर्नमेंट रोक लगा दी गई। इसका मतलब इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो नहीं हो, जिससे कि उनके जो वन या वन्य प्राणियों को या जैव विविधता को किसी भी प्रकार की कोई हानि होती हो, या उस पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जिसके कारण से जैव विविधता को खतरा पैदा हो रहा है। तो उस समय निजी संस्थानों को भी उसमें जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से आखेट निश्चित क्षेत्र है जहाँ पे शिकार करना वर्जित है, शिकार आप नहीं कर सकते, है ना, आखेट नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र है। हालांकि ऐसे क्षेत्रों में आप जो है अपने जानवर चरा सकते हो, कहने का मतलब जानवर चरा सकते हो। जो जैसे अभ्यारण्य होते हैं वो जंगल के जंगल होते हैं बड़े के बड़े, तो वहां से सूखी लकड़ी भी लोग लेके आते हैं, घास फूस है वहां से आप डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते मान लीजिए, परंतु वैसे अमूमन लेके आते हैं लोग, तो वहां पे अपने जानवर भी चरा सकते हो, परंतु सुरक्षा के हिसाब से वनों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
वहां पे जैसे वन विभाग के कर्मचारी भी कार्यरत होते हैं, वो इन चीजों का ध्यान भी रखते हैं। यदि किसी प्रकार का वनों को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में उन पर वहां पे प्रतिबंध लग जाता है। तो इस प्रकार के जो है तो उनको पर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय, इसको पर क्या बोलेंगे, अभयारण्य के नाम से जानेंगे। दूसरे आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे क्या आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहां वह स्वतंत्र यानी निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना आवास और प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग कर सकता है, यानी मजे से वहां पे आराम से रह सकता है। कौन, जीव। या राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों और प्राकृतिक जो अपने अवशेष है, प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। यानी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीजों का जो अवशेष के रूप में बचे हुए उनका संरक्षण हो। जैसे आपने रणथंभौर का नाम सुना है, गढ़ गणेश जी, जो गणेश जी का मंदिर वहां पे है, तो वहां पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। तो उद्यान क्यों घोषित किया गया कि वहां पे जो मंदिर वाला क्षेत्र है वो कैसा है, अपना एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पूर्वजों ने उस चीज को बनाया और वर्तमान में वो एक संसाधन हो गया अपने के लिए, तो उसका उपयोग अपन करें। परंतु एक प्रकार से जो धरोहर है अपनी ये, उसके अवशेष बचे हुए, उन अवशेषों को सुरक्षित रखके अपन पर्यटन के लिए उसको खोल ले। तो इसका मतलब राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ भाग को पर्यटन के लिए भी रखा जा सकता है। पूरे के पूरे उद्यान को नहीं, पूरे उद्यान को नहीं रख सकते, परंतु उसका कुछ भाग जो है वो पर्यटन क्षेत्र के रूप में रख सकते हैं, जिससे कि पर्यटक आए तो उसे अपन को कुछ विदेशी आमंत्रण भी प्राप्त हो, है ना, आय के एक प्रकार से स्रोत भी हो गए और वन्य जीवों के आवास के हिसाब से भी वो क्षेत्र कैसा हो गया, आरक्षित हो गया। तो प्राकृतिक अवशेषों का वहां पे संरक्षण किया जाता है। इनमें पालतू पशुओं की चराई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। जैसे आपने देखा कि राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य अपने, अभ्यारण्य में आप आखिर निषेध क्षेत्र है, शिकार निषेध क्षेत्र है, परंतु चराई वहां पे हो सकती है। यानी पशुओं को आप वहां पे पशुओं को लेके जा सकते हो चराई के लिए, घास फूस यूज में आ सकता है, लोग जड़ी बूटियां मिलाते हैं इनमें से। कहने का मतलब आदिवासी लोगों को एक प्रकार से यहाँ पे फायदा मिल रहा है कुल मिला के इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, पूरा पेड़ क्षेत्र है। यहाँ पे जानवरों का जो अपने पालतू जानवर है, गाय भैंस बकरी, इनका वहां पे ले जाना पूर्ण रूप से मना है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। आखेट वहां पे नहीं है, शिकार भी नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया पूर्ण रूप से, परंतु उसका थोड़ा सा भाग पर्यटन के हिसाब से हो सकता है। इसी प्रकार प्राइवेट संस्था द्वारा निजी जो कार्य है उसके लिए प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध है। यानी अभ्यारण्य में निजी संस्थाओं को प्रवेश की अनुमति है, कुछ हद तक अनुमति है, परंतु राष्ट्रीय उद्यानों में निजी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। इसका मतलब वो क्रियाकलाप कर ही नहीं सकते वहां पे। पर उस अभ्यारण्य में क्या था, क्रियाकलाप तो हो सकता है, परंतु कैसा होना चाहिए, वो क्रियाकलाप जीवों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। परंतु राष्ट्रीय उद्यानों में कोई क्रियाकलाप नहीं है, पूर्ण रूप से क्या ये वर्जित क्षेत्र है। इसका मतलब राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग जो है पर्यटन उद्योग के लिए भी बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए उसका विकास किया जा सकता है। और इनका नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय उद्यानों का नियंत्रण या जो प्रबंधन संबंधी है नीतियां हैं, नियम कायदे जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा इनसे जुड़े हुए जो नियम कायदे है वो बनाए जाते हैं। अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों के नियम कायदे होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, उनकी पालना सबको करनी अनिवार्य होगी। अर्थात संपूर्ण कार्य केंद्र सरकार के अधीन है इनके। और अभ्यारण्यों के राज्य के हिसाब से अलग अलग राज्य सरकारें इसका निर्धारण करती है। तो सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम कायदे उनकी पालना करनी है। तीसरा इसका भाग आता है, वो आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र तो एक तो हो गया अभ्यारण्य, दूसरा हो गया उद्यान और तीसरा हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित का मतलब उसको पैक कर दिया गया एक प्रकार से, विशेष रूप से उस क्षेत्र को अलग किया गया, रिजर्व क्षेत्र हो गया वो। तो ये वन्य जीवों यानी पेड़ पौधे और जंतु दोनों प्रकार के आगे इसमें, जंतु जो भी संसाधन है और उसके द्वारा उस क्षेत्र में आदिवासियों के भी कुछ पारंपरिक
जो तरीके है उसके लिए भी वो क्षेत्र क्या है, एक प्रकार से सुरक्षित है। इसका मतलब पेड़ पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, और उसमें जो निवास करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये काफी लंबा क्षेत्र होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत लंबा होता है, इसमें कई बार तो पूरा जिला का जिला जाता है, ठीक है, पूरा जिला का जिला भी इसमें शामिल हो जाता है। इसका मतलब उसमें अंदर बस्तियां भी बसी हुई है, तो वहां पे जो लोग बसे हुए उस जंगल में एक प्रकार से वो लगभग जंगल टाइप का है, बीच बीच में छोटे छोटे गांव या ढाणी टाइप में आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो रह सकते हैं वहां पे। तो इसका मतलब उनके जीवन यापन के लिए भी वहां से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होगी उनको, किनको, आदिवासियों को, जो वहां पे निवास करे। तो वो वहां से जैसे वनों से जब भी अपन को जैसे गोंद है, लाख है, दवाइयां, औषधियां वगैरह है ना, वो चीजें वहां से, जड़ी बूटियां भी वो लेके आते हैं। परंतु एक प्रकार से उनके विकास के लिए वो संरक्षित क्षेत्र है, अर्थात ये नहीं कि वहां पे अपन कोई भी गया और वहां से कुछ भी लेके आ गया, वो संभव नहीं है। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इन वनों के और वन्य प्राणियों की रक्षा करने का भी काम करेंगे। इसका मतलब उनका लक्ष्य उन वनों को बचाना भी है और साथ साथ में उन वनों से आवश्यक चीजें प्राप्त करना भी है। तो जीवन यानी वन्य जीवों, जीवन पौधे और जो जंतु है उनके संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पारंपरिक जो ढंग से वहां पे जीवन यापन करते हैं उनके लिए विशाल ये क्षेत्र होता है जो संरक्षित क्षेत्र के रूप में होता है। अर्थात वहां पे निवास करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये चीज के आसानी से वहां पे उसका वो उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र है, प्रकृति की देन है, बड़े के बड़े घने के घने जंगल के रूप में, और साथ में यहाँ पे वैज्ञानिकों के लिए, अध्ययन के लिए भी शांत क्षेत्र के रूप में भी यहाँ पे कार्य होता है। जैसे अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान है, आपने नाम सुना है, उसको जैव मंडल आरक्षित निश्चित क्षेत्र की श्रेणी में घोषित किया गया है, बायो रिजर्व क्षेत्र के रूप में वो है। तो वहां पे जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तीनों जो जिले है ना, 3 जिलों के मात्र जैसलमेर का जो भाग है, जैसे मरु उद्यान के अंदर वहां पे काजरी नाम की एक संस्था कार्य कर रही है जिसका नाम है काजरी। तो जोधपुर का जो इलाका है, जोधपुर जिले का कुछ भाग है वहां पे राष्ट्रीय मरु उद्यान में, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर 3 जिलों का वो क्षेत्र है जिसमें जोधपुर वाले हिस्से में काजरी संस्था बनी हुई है। इसका मतलब वो संस्थान क्या करती है, एक प्रकार से अनुसंधान का कार्य करती है। तो इसका मतलब राजस्थान का जो राज्य पक्ष है गोडाउन, उसके ऊपर भी वहां पे काफी जो है उसके बचाने के प्रयास में भी ये संस्था लगी हुई है एक प्रकार से। तो जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं वहां पे जो लोग निवास करते हैं उनके लिए आवश्यक गतिविधियां भी हो सकती है, जीवों के लिए भी एक प्रकार से वो सुरक्षा का माहौल वहां पे प्रदान करते हैं। तो हमारे देश में लगभग 510 के आसपास अभ्यारण्य है और लगभग 102 के आसपास जो है राष्ट्रीय उद्यान अपने भारत में है, और 7-8 जो क्षेत्र है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी में 7-8 क्षेत्र आते हैं। इसमें राजस्थान का जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो इसमें शामिल कर लिया गया। पहले नहीं था, ये पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में था, परंतु इसको आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो इसको अपन राष्ट्रीय उद्यान भी मानते हैं, आरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में भी क्या करें इसको अपन ले रहे हैं। राजस्थान में लगभग 30 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो पूरे भारत में 510 के आसपास, राजस्थान में कितने, 30 के आसपास। राजस्थान में लगभग 5 के आसपास में जो है राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे 2 राष्ट्रीय उद्यान है मेन, तो बाकी वाले बंद है, लगभग बाकी वाले बंद है। तो राजस्थान में वैसे 5 राष्ट्रीय उद्यान माने गए, परंतु 2 है वो अभी वैलिड नहीं है पूर्ण रूप से। जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान जो था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ले लिया गया, इसका मतलब वो इस उद्यान की श्रेणी में वर्तमान में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सरिस्का का जो अलवर वाला है वो भी इसके श्रेणी में नहीं आ रहा है, परंतु केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में आपके, जो आपने सुना होगा इसका नाम भी, भरतपुर में डॉक्टर सलीम अली द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। डॉक्टर सलीम अली द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, जिन्होंने गौरैया चिड़िया के कारण से उनका जीवन बदल गया था। बाद में पशु जंतुओं के लिए या जीवों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। तो डॉक्टर सलीम अली जो है उसने ये इसकी स्थापना करवाई थी, अग्रणी थे इसमें करवाने वालों में। तो वहां पे साइबेरियन सारस नाम का एक पक्षी आता है, विशेष तौर से बाघ विदेशी पक्षी जो प्रजनन काल के लिए इस स्थान पर आता है। तो एक तो मेन ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा रणथंबोर जो सवाईमाधोपुर में है, मेन अपना राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ परियोजना से जुड़ा हुआ है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा, जिसको दरा के नाम से भी अपन जानते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में। मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, और रणथंबोर जो आपके सरिस्का जो अलवर है, सरिस्का जो अलवर है, अलवर वाला, ये दोनों जो है वो पेंडिंग है। इनको पूर्ण रूप से भी वो बंद की श्रेणी में रखा गया है, उसमें पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कुछ पाठ्य पुस्तकों में आपको 5 मिल जाएगा, कुछ में 3 मिलेंगे, कुछ में 2 ही मिलेंगे, ठीक है ना।
इसी प्रकार एक जीवमंडल जो नीचे क्षेत्र है या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उनकी संख्या लगभग 7 मानी जा रही है। तो राजस्थान के अंदर मेन जो उद्यान है वो केवलादेव, रणथंभौर, ये तीसरा इसको मान्यता मिल चुकी है मुकुंदरा, इसको 2 पेंडिंग टाइप में है। इसी प्रकार कुछ मुख्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है जिन पे अपन चर्चाएं कर सकते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है ना। इसी प्रकार जैसे आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार ग्रेट हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार जैसे राजस्थान के हो गए है ना, सुंदरबन का आपने नाम सुना है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बोनेट है, कार्बोनेट अब कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके उत्तरांचल में आता है वर्तमान में। तो ये अलग अलग उद्यान जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अपने जो जैव विविधता क्षेत्र है उनको बचाने का यह प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार से इनके माध्यम से जैव विविधता को बचाने का अपन प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में सिरस्का, अलवर, दर्रा कोटा, माउंट आबू जो सिरोही में है। इसी प्रकार ताल छापर जो चूरू में है। इसी प्रकार जवाहर सागर कोटा में है। सीता माता जो है आपके प्रतापगढ़ में है। इसी प्रकार केला देवी जो करौली में है। नारगढ़ का किला के पास में जयपुर में है। इसी प्रकार तारागढ़ अजमेर में है। तो इस प्रकार के मुख्य मुख्य अभ्यारण्य है राजस्थान के, जहाँ पे वन्य जीव या प्राणियों का संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण करने का प्रयास हमारी गवर्नमेंट द्वारा ये किया जा रहा है। परंतु ये प्रयास तभी सफल होंगे जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना योगदान देगा, वन्य जीवों को बचाने का प्रयास करेगा, तो ही ये कार्य संभव है। इसके बिना ये संभव नहीं है। आज अपन इतना ही लेंगे, आगे अपन चर्चा करेंगे कल। ओके।